नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। कई लोगों ने ये पूछा पिछली बार के इकोनॉमिकम पे कि इस बार आपने यूट्यूब पर और ऐप पर इकोनॉमिकम एक साथ क्यों डाल दिया। तो उसकी वजह थी क्योंकि मुद्दा गर्म था, WTO की बैठक समाप्त ही हुई थी और उससे निकले हुई बातों को, उसकी पृष्ठभूमि को समझाना शायद उसी समय सबसे ज़रूरी था। उसके बाद शायद वो चिंतन में, मनन में, केंद्र में चर्चाओं के नहीं रहता। इस वजह से हमने दोनों डाला। लेकिन अब इस हफ्ते से फिर से वही पुरानी प्रैक्टिस, वही पुराना हमारा प्रयास जारी रहेगा कि ये इकोनॉमिकम, जो ताज़ा इकोनॉमिकम होगा वो आपको सिर्फ मनी 9 के ऐप पर एक्सक्लूसिव मिलेगा और एक हफ्ते पुराना इकोनॉमिकम आपको यूट्यूब पर मिलेगा। देर क्यों करनी, आप ऐप पर अगर इस इकोनॉमिकम को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको डाउनलोड कीजिए और तत्काल इकोनॉमिकम देखिए अपलोड होते ही। आज चर्चा जो है इकोनॉमिकम की, उसका विषय मैं आपको बताऊं, वो है किसानों से जुड़ा। किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के आसपास की हवा, चर्चा अगर आप देखें तो उसमें किसानों का आंदोलन भी है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, उससे पहले किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। किसानों की मांगें हैं, किसानों की मांग पर अलग अलग तर्क हैं, कुतर्क हैं, गणित हैं, समीकरण हैं, अर्थशास्त्र हैं, बहुत सारी चीज़ें चर्चा में चल रही हैं। लेकिन आपको इकोनॉमिकम एक ऐसी, आज का जो अर्थात है, एक ऐसी दृष्टि देगा, एक ऐसा दर्शन देगा, एक ऐसा नज़रिया देगा जब आप ये समझ पाएंगे कि क्या वाकई किसानों की ये मांग जायज़ हैं भी या नहीं। अगर जायज़ हैं तो इनको किस तरह दिया जा सकता है, सरकार क्या देना चाहती है, सरकार के क्या अधिकारी जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वो कुछ और कहते हैं, सरकारें कुछ और करती हैं, क्या सरकार इनको दे सकती है, बजट में, मुट्ठी में, जेब में इतना पैसा है। ये तमाम चर्चाएं आज हम करेंगे और ये अर्थात जब आप पूरा देखेंगे तब आपके पास इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब होगा जो तर्कों से और तथ्यों से पूरी तरीके से पुष्ट होगा। तो ये चर्चा का विषय होगा। और क्या होगा, और होंगे आपके सवाल जवाब। दो खास सवाल जो पिछले एपिसोड में आए उन पर हम चर्चा करेंगे। एक अनुराग शर्मा जी का सवाल है और एक विष्णु जी का सवाल है। इन सवालों पर चर्चा के बाद इनकम की बात करेंगे। इनकम की बात में आज का मुद्दा काफ़ी खास है। एक नई चीज़ के बारे में, नई पहल के बारे में हम आपको बताएंगे और उसके बाद चलते चलते कोई किताब या वेब सीरीज़ जो अंशुमान जी हर हफ्ते बताते हैं आपको पढ़ने के लिए, देखने के लिए, वो उनसे पूछेंगे कि आज वो किसको रिकमेंड करना चाहते हैं। चर्चा शुरू करते हैं किसानों के आंदोलन से। चर्चा शुरू करने का ढंग इस बार थोड़ा निराला है, थोड़ा अनोखा है। अंशुमान जी ने इस इकोनॉमिकम को लिखने से पहले कई लोगों से बात की। किन लोगों से बात की और उन्होंने क्या कहा, बात अंशुमान जी से ही पूछते हैं। सर, शुरू किया जाए। इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। इस खास इकोनॉमिकम के संस्करण का में किसानों के आंदोलन का एक दौर हमने देखा, उसके बाद सरकार ने उनके साथ वार्ता की और उसके बाद हम आंदोलन बीच में रुक गया। अब नए सिरे से आंदोलन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। हम इस कार्यक्रम को जब आपके पास लेकर आए, इस पर चर्चा पिछले हफ्ते भी हो सकती थी, उससे पिछले हफ्ते भी हो सकती थी, पर चूंकि आंदोलन का दूसरा दौर था तो हम 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का इंतज़ार कर रहे थे जो हमारे सामने घट जाएं, तब हम आपको किसानों के आंदोलन के से जुड़े हुए तथ्य और उनकी मांग और सरकार के भीतर क्या चल रहा है और किस तरीके के घटनाक्रम है, इन्हें लेकर वास्तविकताएँ क्या हैं, तथ्य क्या हैं और किस तरीके की चर्चाएँ चारों तरफ हो रही हैं, उनके पीछे तथ्यों की रोशनी क्या है, उसे लेकर हम आए। 3 घटनाक्रम हुए। आंदोलन के साथ सरकार ने वार्ता की एक कमेटी बनाई। वार्ता की उस कमेटी ने ये तो नहीं कहा कि एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन कुछ फसलों को 5 साल तक खरीद की गारंटी देने का प्रस्ताव रखा। यानी सैद्धांतिक तौर पर मांग का कुछ हिस्सा सरकार को समझ में आया। सारी फसलों की तो एमएसपी की गारंटी नहीं थी, पर कुछ दलहन और तिलहन फसलों को लेकर दिया गया। तर्क भी सही था क्योंकि इन फसलों पर भारत की आयात की निर्भरता बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसानों को कीमत की गारंटी देंगे तो वो ज़्यादा प्रोत्साहन के लिए प्रेरित होंगे। ठीक उसी समय नीति आयोग ने यह भी बता दिया कि 2050 तक भारत इन 2 फसलों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा, 2045-46 तक नहीं हो पाएगा। तो मौका भी था, दस्तूर भी था और तर्क भी था। और इससे ये सारे विवादों को, आरोपों को और भारत में किसानों के आंदोलनों को लेकर लगने वाली तमाम व्हाट्सएप सूचनाओं से अलग सोचिए तो सरकार ये मान रही थी कि इस तरीके की कोई व्यवस्था करना ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरा घटनाक्रम में हुआ कि भारत सरकार WTO में गई। भारत WTO में गया और वहाँ किसानों से अधिकतम अनाज खरीदने की सुविधा लेने के लिए विकसित देशों के सामने मुद्दा रखा और विकसित देशों के साथ उस मुद्दे पर इतनी अड़ी कि WTO की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया।
जब भारत सरकार के मंत्री WTO की बैठक में जा रहे थे, उसके एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडार बनाने की घोषणा की भारत में। ये सारे तथ्य समझिएगा, फिर हम आपको बताएंगे, तब आपको इस पूरे इकोनॉमिक में किसानों की मांग और उसका संदर्भ समझ में आएगा। अब भारत में सबसे बड़ा अनाज भंडार बनाने की घोषणा तो इसी उद्देश्य पर आधारित थी कि किसानों से अधिकतम अनाज खरीदा जाएगा अगर रिजर्व बनेगा। अब वो अनाज चाहे सरकार खरीदे, FCI खरीदे या प्राइवेट सेक्टर खरीदे, लेकिन अनाज तो किसानों से ही खरीदा जाएगा। यानी सरकार WTO में ये बता रही थी कि उसे अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए अधिकतम अनाज खरीदने की छूट मिलनी चाहिए। एक, जिसमें उसने 80 के आसपास देशों का समूह बनाया, जिस समूह के साथ उसने WTO में इस मांग को रखा। इसकी एक चर्चा पिछले इकोनॉमिक में सुन चुके हैं, तो विस्तार में नहीं जाते कि भारत ने बाली की सहमति के आधार पर जो एक पीस क्लास था उसका फायदा इस्तेमाल किया, और इधर सबसे बड़ा अनाज भंडार बनाने की स्कीम भी घोषित की गई। उसके लिए शुरुआती तौर पर कुछ छोटी परियोजनाएं भी लॉन्च की गई। दूसरा घटनाक्रम यह हुआ। तीसरा यह हुआ कि इसके बाद किसानों और सरकार के बीच वार्ताएं असफल हुई, आंदोलन कुछ समय के लिए रुका, अब उसकी नई चीज़ें शुरुआत हो रही हैं। अब आप अगर इस पूरे आंदोलन में तमाम सुर्खियों और जो तमाम निहित सूचनाओं से बाहर निकल कर देखें, तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि अगर किसान गलत मांग रहे हैं तो सरकार उन्हें 5 फसलों को खरीद की गारंटी क्यों दे रही है? अगर किसानों की MSP की गारंटी की मांग जायज नहीं है तो फिर सरकार अनाज का सबसे बड़ा भंडार बनाने का लक्ष्य क्यों रख रही है? और अगर ये सही नहीं है तो फिर सरकार WTO में किस बात की लड़ाई लड़ रही है? WTO में भारत के किसानों को से अनाज खरीदने और उन्हें अधिकतम सब्सिडी देने की लड़ाई क्यों लड़ रही? कई सारे गहरे अंतर्विरोध भीतर दिखाई देते हैं, और ऐसा क्यों है ये हम आपको बताते हैं। सरकार सोच कुछ रही है, राजनीतिक रूप से कुछ रुख दूसरे हैं, भीतर क्या चल रहा है, और इससे हमें समझ में आएगा कि आमतौर पर भारत में कृषि की नीतियों को लेकर सरकारें कितनी उलझन में और असमंजस में होती हैं, और जब सरकारें ही असमंजस में हैं तो नीति साफ सुथरी नहीं हो सकती। जैसा शुभम ने कहा कि जब किसानों के MSP के आंदोलन की बात चल रही थी और दिल्ली को आने वाले रास्ते बंद थे, दिल्ली में ट्रैफिक जाम था, तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी लोग जो किसान नहीं हैं या जो किसान की राजनीति नहीं करते या जिन्हें इस आंदोलन से असहमति आपत्ति है, जिन्हें इन आंदोलन का समर्थन करते हैं, उनसे अलग एक तीसरा पक्ष है, वो इसे तटस्थ भाव से कैसे देखता है। अब आप मुंबई में किसी साबुन मंजन कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनी के CEO से पूछिए कि क्या किसानों को फसल की सही कीमत की गारंटी देनी चाहिए, वो कान में आपके तत्काल कहेगा देरी मत कीजिए, तुरंत दे दीजिए। गांव में कमाई 1 डिकेड के न्यूनतम लेवल पर है, महंगाई है, मांग बिल्कुल नहीं है। कंपनियों को अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है, शहरों में रोजगार चाहिए, तो ग्रामीण खपत बढ़ानी होगी। गांव में अगर डिमांड नहीं आएगी तो गांव में इनकम नहीं बढ़ेगी, तो गांव से खपत नहीं बढ़ेगी, और उपज की कीमत से ही आय बढ़ेगी, क्योंकि जब तक उपज की कीमत नहीं बढ़ेगी, सही कीमत नहीं मिलेगी, तो आय नहीं बढ़ेगी। तो ये साबुन मंजन बाइक फाइक ये कहाँ से बिकेंगे? हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई FMCG कंपनी शिकायत करती कि रूरल एरिया में डिमांड नहीं है, मांग नहीं, उनके वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से मांग कैसे आएगी? किसी बजट के अर्थशास्त्री से जो आंकड़ों और फैक्ट्स के हिसाब से चीज़ों को पारदर्शी तौर पर देखता हो, उससे पूछिए क्या किसानों को सही कीमत की गारंटी देने, MSP की गारंटी या सही कीमत की गारंटी कहें देने में दी जा सकती है? वो कहेगा हर्ज क्या है। मुफ्त अनाज की स्कीम को केवल गरीबों तक सीमित रखिए, जो कि 80 करोड़ लोगों को दी जा रही है। वैसे भी सरकार किसानों का कौन सा पूरा अनाज खरीद लेती है? 30-40% अनाज सरकार खरीदती है। पहली चीज़ तो ये कि भारत में तिलहन और दलहन का कोई सरप्लस ही नहीं है, क्योंकि हम उनको तो आयात कर रहे हैं। केवल सरप्लस जो है वो गेहूं और चावल का उपलब्ध है, इसके अलावा किसी बड़ी फसल का सरप्लस नहीं है। और उसमें भी सरकार इस सरप्लस के बाद भी 2 साल तक से अपने अनाज खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही है। अभी देखिए चावल की खरीद चल रही है खरीफ में और पिछले साल से कम है। पिछले साल गेहूं की खरीद पूरी सरकार नहीं कर पाई, और अगर सरप्लस में खरीद की ज़रूरत पड़े तो तमाम सब्सिडी इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए बजटीय तौर पर इसमें कोई बड़ी चुनौती नहीं है इसको ऐसा करने में, क्योंकि एक तो पहले अब सारा अनाज नहीं खरीदते हैं, दूसरा भारत में अनाजों का सरप्लस नहीं है, और तीसरी चीज़ है कि जिन फसलों का में आप आयात करते हैं उनकी तो गारंटी आप दे ही सकते हैं। और सरकार ने वही पेशकश किसानों के सामने उन फसलों में की भी कि हम दलहन और तिलहन की फसलों पर 5 साल तक खरीद सकते हैं। अब किसी ट्रेड इकोनॉमिस्ट से पूछिए, ट्रेड इकोनॉमिस्ट काफ़ी उत्साही होते हैं और काफ़ी दूर की सूझ के साथ वो देखते हैं, उनके देखने के तरीके दूसरे होते हैं। वही ट्रेड इकोनॉमिस्ट WTO की बैठकों में काम आते हैं। वो उससे पूछिए कि क्या सरकार को किसानों को सही फसल की गारंटी देना चाहिए, तो उछल के कहेगा साहब गारंटी नहीं दीजिए, सारी फसल खरीद लीजिए। अब ऐसा क्यों कहेगा, सुनिए उसका तर्क क्यों होगा। आप सरप्लस पैदा करिए, बड़ा रिजर्व बनाइए,
और इतना गेहूं और चावल खरीदिए कि पूरी दुनिया का बाजार भर जाए, यहाँ भारत के निर्यात से भर जाए। सरकार खुद निर्यात करे, G2G में तो करती ही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स में खूब निर्यात करती है। पूरी दुनिया में अनाज का उत्पादन घट रहा है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस साल पूरी दुनिया में अनाज के उत्पादन में कमी आई। देखिए, भारत ने अपने चावल का निर्यात बंद किया तो शिकायत करने वाले लोग WTO तक पहुंच गए, क्योंकि भारत का चावल अगर बाजार में नहीं जाएगा तो दुनिया के देश खाएंगे क्या, उनको चावल क्या मिलेगा। उसका ये कहना होगा, वो इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से देखेगा कि तो भारतीय खेती के लिए इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है निर्यात करने के लिए। ट्रेड वाला ये बताएगा कि गारंटी अगर इतनी बुरी है तो फिर दलहन तिलहन पर MSP की 5 साल में खरीदने की गारंटी क्यों दी जा रही है? सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि आप उन फसलों पर गारंटी देने को तैयार है जिन पर आपकी विदेशी मुद्रा खर्च होती है और जिसके लिए आपको आयात करना चाहता है। अगर इस गारंटी के से उपज बढ़ेगी तो आपको आयात में जो विदेशी मुद्रा डालनी होती है वो कम करनी होगी। 2047 तक नीति आयोग ने कहा भी कि दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं होगा। तो ट्रेड इकोनॉमिस्ट कहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडार बनाने की नीति बेहद सही है, क्योंकि अगर आप भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडार बनाएंगे तो दुनिया के बाजार को आप निर्यात के जरिए इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। चाइना अपने कमोडिटी स्टोरेज से पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजार को प्रभावित करता है। चीन के पास जितनी खपत है उससे कहीं ज़्यादा अनाज उसने दुनिया से आयात करके, इंपोर्ट करके और अपने उत्पादन से भर रखा है। तो दुनिया में अनाज का बाजार या व्यापार अगले 2-3 सालों में जिस तरह से बदलने वाला है, दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ उत्पादन कम होने वाला है वहाँ भारत के अनाज निर्यात के लिए मौके हैं। और ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे कि कोई ये आंकड़े हमारे पास इसके लिए हैं। अगर आप पिछले 3 साल में देखें तो भारत से गेहूं का, चावल का और चीनी का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा। वो तो सरकार ने उसे बंद कर दिया बीच में, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि भारतीय बाजार में उत्पादन में कमी का असर दिखाई दे रहा था। तो अब हम मिलते हैं मौद्रिक अर्थशास्त्री से। हमने कंज्यूमर कंपनी के मालिक से समझने की कोशिश की कि मांग का अर्थशास्त्र क्या है, बजट के विशेषज्ञ से जानने की कोशिश की कि सब्सिडी का अर्थशास्त्र क्या है, और ट्रेड इकोनॉमिस्ट तो कह रहा है कि निर्यात करना चाहिए और आयात कम करना चाहिए। उस दोनों तरह से अनाज का, दलहन तिलहन का आयात कम करने के लिए भी फसलों की सही कीमत देना ज़रूरी है, और दुनिया के बाजार में गेहूँ चावल के बाजार में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए और भारतीय निर्यातकों को नई ताकत देने के लिए भी ये ज़रूरी है। और आप देखिए चावल के मामले में क्या हुआ, भारत ने बासमती का निर्यात रोका, उस बाजार पर पाकिस्तान काबिज हो गया। अब हम इसके बाद एक मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट से मिल लेते हैं, क्योंकि वो हमें ये बताएगा कि क्या किसानों को सही कीमत देने से महंगाई बढ़ने का खतरा है। ये भी तर्क दिया जा रहा है कि सरकार अगर उन फसल की MSP की गारंटी देगी तो भारत में महंगाई फट पड़ेगी, ऐसा होगा। अब वो आंकड़े दिखाएगा, जो आंकड़े आपके सामने भी होंगे, आप भी जानते होंगे। खाद्य उत्पादों की महंगाई मौसमी और आपूर्ति पर आधारित है, इसका MSP से कोई सीधा रिश्ता नहीं होता। अब जैसे उदाहरण के लिए मसाले लीजिए, स्पाइसेस पे तो कोई MSP नहीं है, कोई समर्थन मूल्य नहीं। 3 साल से भारत में मसालों की कीमत दहाई के अंक में बढ़ी हुई, चाहे वो धनिया हो या जीरा हो या हल्दी हो, इनकी कीमतें बढ़ी हुई। इसलिए नहीं बढ़ी हुई कि उस पर कोई MSP है या क्योंकि सीधे तौर पर उसकी उपज कम हुई, मांग और आपूर्ति प्रभावित हुई, और इससे पूरी दुनिया में कृषि के कारोबार पर असर पड़ता है। जब फसल का उत्पादन कम होता है, कीमतें ऊपर जाती हैं, फसल का उत्पादन बेहतर होता है तो सरप्लस आता है। चीनी की महंगाई 2 साल से दहाई के अंक में है। वो इसलिए क्योंकि उत्पादन में कमी आई। सरकार ने गेहूं और चावल का निर्यात भी रोक दिया, निर्यातकों को बड़ा नुकसान भी किया। लेकिन क्या भारत में अनाज की महंगाई कम हुई? नहीं हुई, क्योंकि अनाज की महंगाई लगातार दहाई के अंक में बनी हुई है। सरकार को खुद अपने लिए अनाज नहीं मिला। अब ये बात सरकार के भीतर लोग बैठे मान रहे हैं कि अगर सरकार के पास बड़ा अनाज भंडार होता तो शायद ओपन मार्केट में वो और ज़्यादा गेहूं छोड़ सकती थी और बाजार में कीमतों को नियंत्रित कर सकती थी। इस साल सरकार के हाथ बंधे थे। 2023 में अनाज भंडार सीमित था, उसे मुफ्त अनाज स्कीम के लिए अनाज भी देना था, तो इसलिए बाजार में बहुत सीमित आधार पर इंटरवेंशन किया गया। तो अब आप जैसे बहुत सारे लोग, जो लोग किसानों के मांग को लेकर तरह तरह के तर्कों में उलझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसानों को फसल की सही कीमत देने पर देश में कोई बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा, बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। इतने सवाल, इतना स्यापा इस पर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ WTO में सरकार किसानों को से ज़्यादा कीमत पर अनाज खरीदने की लड़ाई लड़ रही है। अभी एक अंतर विरोध है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भारतीय मंच पर दिखाई देता है, और एक ही देश में 2 रुख दिखते हैं। भारत में एक पक्ष ये कहता है कि किसानों को सही कीमत नहीं दिया जाना चाहिए, और WTO में वही पक्ष जाकर ये कहता है कि किसानों को सही कीमत मिलनी चाहिए। अब लेकिन
अगर दोनों ही परिस्थितियों में देखें शुभम, तो जब तक उपज नहीं बढ़ेगी और उपज का सही मूल्य नहीं होगा तो आप महंगाई भी कम नहीं कर पाएंगे। उपज बढ़ने के बाद भी देखिए भारत में महंगाई, अनाज की महंगाई और खाद्य की महंगाई कम होती नहीं दिखाई दे रही। तो इसलिए जब आप खेती की नीतियों को करीब से देखें तो उसमें एक खास किस्म की उलटपासी दिखाई देती है और हम इन तर्कों की भूल भुलैया में फंसकर ये नहीं समझ पाते कि वास्तविकता कहाँ है और कृषि सुधारों का हमारे लिए मतलब क्या है। सर, सारी लोगों की बातचीत से या आपने जितना भी बात बताई उसमें कीमत केंद्र में है और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कृषि सुधारों की। अगर कीमत को छोड़ दिया जाए तो और क्या चीजें ऐसी हैं जिनको कृषि सुधार माना जाए? इसके अलावा कृषि सुधार नाम की कोई चीज भी नहीं है। वो अज्ञे ने लिखा है ना कि कृषि सुधार शब्द जो है ना, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, वो इतना ज़्यादा घिस चुका है। वज्ञे की कविता है ना जो प्रयोगवाद के स्वागत में लिखी गई थी ना, कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, उपमान मैले पड़ गए हैं, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो कृषि सुधारों की पूरी चर्चा का मुलम्मा उतर गया, पानी उतर गया। भारत में फसल की सही कीमत के अलावा और एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या है? किसी भी क्षेत्र का रिफॉर्म उसके उत्पादक को उसकी सही कीमत देने के लिए ही होता है। ऑटोमोबाइल रिफॉर्म ऑटोमोबाइल कंपनियों को उनके प्रोडक्ट की सही कीमत देने के लिए, लेबर रिफॉर्म लेबर को उसकी सही कीमत देने के लिए है। तो रिफॉर्म्स का मतलब खासतौर से आर्थिक क्षेत्रों में किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत देने के लिए ही है। अब खेती की ज़मीन नहीं बढ़ सकती, जितनी ज़मीन है उतनी ही रहेगी। पानी की कमी आप पूरी नहीं कर सकते, पानी की कमी बढ़ती जाएगी। फसलों का विविधीकरण, नई तकनीकों का इस्तेमाल, निजी निवेश, ये सब इसी चीज़ पर तो केंद्रित हैं कि उत्पादक को यानी किसान को उसके उत्पादन की सही और अधिकतम कीमत कैसे मिलेगी। तभी लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी लोग तकनीकें लेकर आएंगे, तभी सुविधाएं लेकर आएंगे। और इसलिए तरक्की के सारे रास्तों को इसी रास्ते से तो निकाला जाता है। अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो शायद इस बहस के बीच में कहीं गुम हो गई हैं तथ्य के तौर पर, जिससे कि शुभम के सवाल का जवाब मिलेगा। अगर सिर्फ इसी सरकार के पिछले 10 साल के आप दस्तावेज पढ़ें, एजेंडे पढ़ें, चर्चाएं सुने, तो आपको लगेगा कि सरकार हमेशा कृषि के बारे में सोचती सही रही है और करती उल्टा रही है। सोचा बिल्कुल सही गया है, कागज़ों पर नीतियों पर जो लिखा हुआ है वो वास्तविकता थी, लेकिन जब वो प्रकट रूप पर आई तो उस पर इतनी राजनीति हावी हो गई कि सरकार अपनी ही बातों को, अपनी ही सही सोच को, शुभेच्छा को, सदाशयता को नीतियों तक लाने में हिचक गई। ऐसा नहीं कि किसान अचानक उठे एक दिन सुबह और समर्थन मूल्य की गारंटी मांगने लगे, एमएसपी की गारंटी मांगने लगे। सत्ता में आने के बाद सरकार 2022 तक, कोविड के बाद तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा कर रही थी उसमें फसलों की सही कीमत उसका अपरिहार्य हिस्सा थी। किसी भी क्षेत्र के उत्पादक को उसकी कीमत बेहतर करने के लिए उसकी आय दोगुनी करने के लिए, आय बढ़ाने के लिए उसके उत्पादन की सही कीमत ही दी जाएगी, उसका अपरिहार्य हिस्सा थी। किसानों की आय बढ़ाने के तहत आपको याद होगा, जो पुरानी घटनाक्रम को, कृषि को करीब से देख रहे हैं, किसानों की आय बढ़ाने के साथ सरकार पैरेलली फसलों के मूल्य सुधार के एजेंडे पर भी काम कर रही थी, कीमतें सुधारने के एजेंडे पर भी काम चल रहे थे, और दोनों काम एक साथ चल रहे थे कि किसानों की आय भी बढ़ाई जाएगी और फसलों के मूल्य सुधार की व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। इससे किसान अनभिज्ञ नहीं थे, क्योंकि इन चर्चाओं में किसान और किसानों के नेता और प्रतिनिधि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सा ले रहे थे। और इसलिए वो चर्चाएं जब आप पलटकर पीछे देखें और उन चर्चाओं के दस्तावेज पढ़ें तो आपको लगता है कि सरकार की सोच प्रैग्मेटिक थी, दूरदर्शी थी और उसकी तरफ बढ़ने की परिस्थिति है। हम खोलकर आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या था। सर, दूरदर्शी नजरिया अगर देखा जाए कि सरकार का अगर कोई दूरदर्शी नजरिया था तो वो कृषि को लेकर क्या था? अब हाँ, इसी को समझना जरूरी है। इसलिए जब आज हम तर्क सुनते हैं ना चारों तरफ से, और किसानों की मांग को और किसानों को तरह तरह से आरोप लगाने की और उनके रास्ते में कीलें बिछाने की और इनकी सबको का समर्थन किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है, तो थोड़ा आश्चर्य होता है। नवंबर 2018 में नीति आयोग ने न्यू इंडिया एट 75 नाम का एक दस्तावेज बनाया था। इसकी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी थी, स्वयं पीएम ने इस दस्तावेज की भूमिका लिखी थी। और इसमें यह कहा गया था कि 2022 तक, सुधार सुनिए कौन से महत्वपूर्ण सुधार थे। इसमें कहा गया था कि 2022 तक कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको CSEP कहा जाता है, जिसके आधार पर, जिसकी सिफारिशों पर समर्थन मूल्य तय होता है, वो कृषि लागत और मूल्य आयोग है। वो कृषि की लागत की गणना करता है कि उसमें डीजल कितना लगता है, श्रम कितना लगता है, पेस्टिसाइड्स कितना लगता है, और इसके आधार पर वो एक फसल की कीमत तय करता है। इसे खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह एग्री प्राइसिंग ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। CSEP खत्म होगा और भारत में कृषि की प्राइसिंग का एक अधिकरण बनाया जाएगा। ये उस सुधार के दस्तावेज का प्रस्ताव था। नीति आयोग से कहा गया था, नीति आयोग को समय कहा गया था उस दस्तावेज के तहत
कि एमएसपी के समानांतर, ध्यान से सुनिएगा, बेहद दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण सुधार था। ये कहाँ रह गया, इसका जवाब सरकार कब देगी, कैसे बताएगी, नहीं पता। एमएसपी के समानांतर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस लाने की बात की गई थी। ये कहा गया था कि एक एमएसपी तो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो है, लेकिन एक मिनिमम रिजर्व प्राइस की प्रक्रिया तय की जाए और इस एमआरपी पर मंडियों में फसलों की नीलामी शुरू की जाए। कि मिनिमम रिजर्व प्राइस हो, समर्थन मूल्य नहीं, उस रिजर्व प्राइस के ऊपर मंडियों में फसलों की नीलामी शुरू हो। यानी सरकार के दिमाग में एक चल रहा था कि समर्थन मूल्य से सरकार अपना अपने अनाज भंडार के बफर स्टॉक के लक्ष्य पूरा करेगी और एक मिनिमम रिजर्व प्राइस तय करेगी, वहां से फिर बाजार में जैसी मांग होगी उस ऑक्शन पर उसे कीमतें मिलेंगी। ये कुछ वैसी ही व्यवस्था है जिसकी मांग की जा रही है। थोड़ा सा पुराने उस समय के हिसाब से बहुत स्पष्ट रूप से इसके नियम नहीं आए थे, पर ऐसा लगता है कि इसको अगर आप सुने तो आपको लगेगा कि जैसी मांग हो रही उसके करीब थी। तैयारी ये भी थी शुभम कि ग्लोबल बाजार में मांग और देश में अनाज के उत्पादन के सालाना सरप्लस और डेफिसिट को देखते हुए, क्योंकि फसलों में सरप्लस डेफिसिट होता है चक्रीय तौर पर उत्पादन वाला, हर साल आपको रिकॉर्ड उत्पादन नहीं मिलेगा, हर साल आपको रिकॉर्ड लॉसेस नहीं मिलेंगे। एमएसपी को इस ग्लोबल बाजार में जो डिमांड दिख रही है और भारतीय बाजार के अंदर सरप्लस की जो स्थिति है, इसके आधार पर एमएसपी से अलग एक और कीमत तय की जाए, जो बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग और आपूर्ति के आधार से प्रभावित हो। सोचिए, एमएसपी, एमआरपी और एक तीसरी और कीमत जो डिमांड सप्लाई के आधार पर और दुनिया में निर्यात की संभावनाओं के आधार पर हो। इसके साथ मंडी और कमीशन फीस का ढांचा बदलने की मांग थी ताकि किसानों को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल सके। यहाँ तक बात थी कि अच्छे और ख़राब मानसून के दौरान फसलों की कीमत अलग अलग तय की जाए। कितना डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रक्चर सरकार की मेज पर रखा था। ये इस डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रक्चर में अगर खराब मानसून है तो अलग कीमत मिलेगी, अच्छा मानसून है तो अलग कीमत मिलेगी। ये और ध्यान रखिए कि ये दस्तावेज शुभम किसानों की आय दोगुनी करने वाली जो समिति थी, जो सितंबर 2018 में आई थी, जिसकी सिफारिशें सितंबर 2018 में आई थी, उसकी सिफारिशों के बाद बनाया गया था। यानी सरकार का एक महकमा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रख रहा था और दूसरा महकमा उस लक्ष्य को समर्थन देने के लिए, उस लक्ष्य को लागू कैसे किया जाए उसके लिए सुधारों के एक पैरेलल एजेंडे पर काम कर रहा था। वो सिफारिश तो आपको याद होगी जिसमें कहा गया था कि किसानों को उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफा दिया जाए, जो उनकी कॉस्ट है उस लागत पर 50% मुनाफा दिया जाए। अब इसे थोड़ा और पीछे जाइए, ये बात कहाँ से आई थी? 2018 में ये जो चर्चाएं चल रही थी या उसके बाद की चर्चाएं थी, इससे और पीछे जाइए। 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एमएसपी को महंगाई से जोड़ने और बाजार में फसल की बिक्री के एमएसपी की प्रणाली में बदलाव करने की सिफारिश भी की थी। ये सबको पता है। ये सिफारिश की रिपोर्ट भी सरकार के पास मौजूद है और इसी के आधार पर शायद अगले सुधारों की चर्चा शुरू हुई थी। सर, ये जो इतनी सारी चीज़ें थी, मंडी कमीशन, फीस का ढांचा बदला जाए, तीन तरीके की प्राइसिंग, मॉनसून, ये कुछ तो तथ्य ऐसे होंगे, कुछ तो ऐसे आंकड़े होंगे जिनको जमीन पे मेज पे रखा गया होगा, उनके बाद ये सिफारिशें की गई होंगी। बिल्कुल, और ये सारी सिफारिशें जिन तथ्यों पर आधारित थी वो भी तथ्य सबके सामने हैं और वो तथ्य कहीं छिपे नहीं हैं। इन दस्तावेजों को 2018-19 में और उसके बाद तक कुछ बेहद ज़रूरी सूचनाओं के आधार पर बनाया गया था। और सूचनाएं क्या थी? पहली चीज़ तो ये कि अधिकांश सरकारी खरीद अनाज तक सीमित है। भारत में सरकार जितनी अनाज की खरीद, कृषि उत्पादन की खरीद करती, उसमें से अधिकांश अनाज है 30 से 40% हिस्सा सरकार खरीद लेती है भंडार के लिए। इसके बाद सरकार को यह पता था, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि इसके बाद जो अधिकांश अनाज बचता है वो लागत से कम कीमत पर बिकता है बाजार में। तो जैसे ही एमएसपी पर सरकार का कोटा या सरकार का खरीद लक्ष्य पूरा हो जाता है, जो कि भारत के कुल अनाज उत्पादन का, गेहूं और चावल उत्पादन का 30-40% है, उसके बाद जो बचती है फसल, उसे बाजार में सही कीमत नहीं मिलती। ये बात नीति आयोग ने और बाकी दस्तावेजों में मानी थी। नीति आयोग ने बताया था, नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स में ये बात थी कि विभिन्न फसलों में खलिहान मूल्य, जिसको आप हार्वेस्ट प्राइस कहते हैं, उसके बाजार मूल्य जो खुदरा मूल्य है वो एमएसपी की तुलना में 35 से 65% तक कम रहते हैं। यानी जो समर्थन मूल्य है अलग अलग बाजारों में अलग अलग 35 से 65% सस्ती फसल बेचनी पड़ती है किसानों को। ये नीति आयोग का माना था एमएसपी के बाहर। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो सरकार को पता था, इकोनॉमिक सर्वे में भी और जगह जगह बताया गया, 1980 के बाद अब तक, ध्यान दीजिएगा, 1980 के बाद अब तक किसानों की आय कभी भी नॉन एग्री लेबर की आय के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकी।
यानी एक परिवार में अगर किसान परिवार में कोई व्यक्ति सिर्फ किसानी कर रहा है और उसी परिवार का एक दूसरा व्यक्ति किसी नॉन एग्रीकल्चर काम में लगा हुआ है, तो किसान की आय उस परिवार के दूसरे व्यक्ति की एक तिहाई होगी। यानी अगर वो 500 रुपये कमा रहा है प्रतिदिन के हिसाब से, तो किसान उसका एक तिहाई ही कमा रहा होगा आय के तौर पर। इसलिए 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उनकी आय को सालाना 10 से 11% की दर से बढ़ाए जाने का लक्ष्य था। यह भी तथ्य सुनिए। अब तीसरी बात सुनिए, 80% किसान भारत में 80%, 80% किसान ऐसे हैं जो 1 एकड़ से कम जोत वाले हैं, उनके पास 1 एकड़ से कम ज़मीनें हैं। इन्हें समर्थन मूल्य तो दूर है, वो क्या खाएं क्या उगाएं इसी जंजाल में वो पड़े रहते हैं। उनके पास क्या बचेगा, क्या बेचेंगे, इसी में उनका अधिकांश उत्पादन निपट जाता है। जो उनके पास थोड़ा बहुत सरप्लस निकलता है वो संकट के समय बेचकर काम चलाया जाता है। घर में कोई ज़रूरत आ गई तो आधा बोरा अनाज जाकर बाजार में बेच लिया। तो 80% किसानों का जो उत्पादन है वो उनकी खपत के लिए, उनकी अपनी खपत के लिए, क्योंकि इसी के जरिए वो अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। और इसलिए गाँव में आज की स्थिति ये है कि भारतीय कृषि का आकार इतना बड़ा है, फिर भी गांव में 60% इनकम नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस से आती। यानी एग्रीकल्चर परमानेंट एक्टिविटी है, मूल रूप से आय की मुख्य साधन है गांव में, लेकिन उन्हीं गांव में 60% इनकम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आती। उन गांव में जहां तक लोग 60% ऐसे काम करते हैं, उसमें कच्चे काम वाली मनरेगा देख लीजिए। इसीलिए मनरेगा में इतनी मांग दिखाई देती है। मनरेगा में, जबकि मनरेगा में मजदूरी की दर बेहद कम है, बेहद सीमित काम है, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण इलाके की अगर इनकम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो वहाँ की कोर आर्थिक गतिविधि है वो केवल 40% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। उसकी वजह है कि जोत का आकार छोटा है। किसान जो उगाता है वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता है, बची हुई आय के लिए वो कहीं रिक्शा चला रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, बाकी जगह काम कर रहा है। एक और बात, 1991 के बाद से आज तक हम फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सारी बातें सुनते आए, दस्तावेज पर दस्तावेज, रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स आती चली गई, जिन पर लंबी लंबी चर्चाएं सुनी, लेकिन भारत में अभी भी केवल 10% फसल प्रोसेस होती है। टोटल प्रोडक्शन का 10% होता है। विकसित देशों में 50 और 60% प्रोसेस्ड फूड है, और इसमें भी भारत में अधिकांश प्राइमरी प्रोसेसिंग है। सेकेंडरी और वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग तो है ही नहीं। प्राइमरी प्रोसेसिंग का मतलब दाल का छिलका उतार दिया, धान का छिलका उतार दिया और उसे चावल में बदल दिया। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग की स्थिति है कि बेहतर कीमत बढ़ाने वाली, उनसे उत्पाद बनाने वाली प्रोसेसिंग बेहद सीमित और बेहद नगण्य और कुछ राज्यों तक ही सीमित है। वो भी वही जो कि कंज्यूमर उत्पाद कंपनियां भारत से निर्यात करने के लिए प्रोसेसिंग कराती हैं, जिसमें टोमेटो है, जिसमें कुछ फ्रूट्स हैं और जिसमें चिली वगैरह है। अब इसके बाद सरकार को भी पता है, सबको पता है कि किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए, गांव में कमाई बढ़ाने का दूसरा रास्ता निर्यात से आता है। जब आपके देश में प्रोसेसिंग कम है, भारतीय बाजार प्रोसेस्ड फूड के लिए, भारत की खाद्य हैबिटों में, आदतों में प्रोसेस्ड फूड बड़ा हिस्सा नहीं रखता है। भारत के लोग आमतौर पर कच्चा सामान खरीदते हैं और खाते और पकाते हैं। प्रोसेस्ड फूड अब धीमे धीमे भारतीय घरों में आना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी जो मुख्य स्टेपल डाइट है वो अंततः प्रोसेस्ड नहीं होती, वो होम कुक्ड फूड होता है, जिसमें कि आप बाजार से कच्चा सामान खरीद कर उसे बनाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रोसेस्ड फूड के लिए भारत की अपना बाजार सीमित है। फिर भयानक टैक्सेशन है। प्रोसेस्ड फूड की खपत की लागत इतनी ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि भारत के अधिकांश आय वर्ग वाले लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप अगर बाजार में एक ब्रेड की भी कीमत देखें, जो प्रोसेस्ड फूड का पहला चरण है, पहले लेवल का प्रोडक्ट है, एक सामान्य ब्रेड जो आपको वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड मिलती है, उसकी कॉस्ट उतने ही ग्राम गेहूं की तुलना में 2 गुने से ज़्यादा है। जितनी 400 ग्राम की अगर आप ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, 400 ग्राम का गेहूं खरीद रहे हैं और उसी 400 ग्राम की ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, तो कॉस्ट में कितना बड़ा फ़र्क है। और इसलिए वो लोग जो 400 ग्राम गेहूं उगा रहे हैं वो इस ब्रेड को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए भारत में प्रोसेस फूड का मार्केट बन नहीं पाया, टैक्सेशन के कारण, लोगों की खपत की क्षमता के कारण। ऐसी स्थिति में निर्यात दूसरा विकल्प बनता है। अब दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था निर्यात के मामले में 13वें नंबर पर है, बेल्जियम से भी पीछे हैं। और इसलिए पिछले 3-4 साल हमने ये देखे थे, जब गेहूं का निर्यात खुला था और भारत से बड़े पैमाने पर गेहूं का निर्यात हुआ था, हमने उस निर्यात से भारतीय गेहूं को और भारतीय फसलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचते देखा था। लेकिन जरा सा उपज में ऊंच नीच होता है, जरा सा उत्पादन में कमी होती है, जरा सी कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं, सरकार गेहूँ, चीनी, प्याज तक का निर्यात रोक देती है, हर चीज़ का निर्यात बंद कर देती। अब कीमत तो देश में उससे नहीं घटती, क्योंकि बाजार में जो महंगाई की अंतर्धारणा बनी हुई वो तो बनी हुई है, लेकिन भारत ने अपना बाजार भी गंवा दिया और किसानों का नुकसान भी उस पूरी व्यवस्था में हुआ। अब ऐसी स्थिति में शुभम, खेती में भारत के पास या तो अमेरिका बनने का विकल्प है,
जहाँ सबसे बड़ा प्रोसेस्ड घरेलू फूड बाजार है, जहाँ 80% लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, आप बनाइए और अपने देश के लोगों को खिलाइए, या फिर वियतनाम बनिए। वियतनाम बनने का विकल्प ये है कि वियतनाम ने 1990 के बाद अपने यहाँ चुनिंदा जो कृषि उत्पाद थे उनमें एक फूड वैल्यू चेन बनाई और उस वैल्यू चेन के जरिए 10 साल में 15 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए और जीडीपी में खेती का हिस्सा 4 गुना बढ़ा दिया। 10 साल के भीतर जीडीपी में वियतनाम की खेती का हिस्सा $10 बिलियन से $36 बिलियन हो गया। तो दूसरा विकल्प ये, या तो आपके देश में लोगों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर इतनी हो कि वो भारत में उगाए गए फसलों का, फल का सब्जियों को प्रोसेस करके उनका इस्तेमाल कर सकें, या फिर आप निर्यात कर सकें। तो अब सरकार किसानों के लिए जो बाजार तैयार करना चाहती है सरकार, आप दुविधा देखिए, सरकार किसानों के लिए बाजार तैयार करना चाहती है। प्रधानमंत्री के किसी भाषण को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों को बाजार के लिए तैयार करना चाहिए। सच्चाई ये है कि दुनिया का बाजार भारतीय किसानों का इंतजार कर रहा है। दुनिया के बाजार को सिर्फ 6 महीने चावल नहीं मिला, भारतीय चावल नहीं मिला, तो आपने देखा कितने बड़े मुद्दे उठे और भारत के खिलाफ शिकायत की गई कि भारत ने चावल का निर्यात बंद कर दिया, तो दुनिया के बाजार में चावल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो दुनिया का बाजार भारत के किसानों का इंतजार कर रहा है। दुविधा कहाँ है? दुविधा किसानों के स्तर पर नहीं है, दुविधा सरकार की नीतियों के स्तर पर है। ये बड़ी बात है सर। अब ये समझ आ गया कि पूरे तथ्य ऐसे हैं जो कीमत बढ़ाई जा सकती है। कीमत बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, पैसा सरकार को बजट से देना होगा। सीधा सवाल ये कि सरकार के बजट में इतना पैसा है, जेब में इतना पैसा है कि इतनी एमएसपी की गारंटी देके और खरीद लें। हाँ, अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर बहुत सारे नंबर, बहुत सारी संख्याएं बाजार में तैर रही हैं और वो ऐसी संख्याएं व्हाट्सएप के जरिए आ रही है जिसके बारे में अधिकांश लोग उन संख्याओं का मतलब या उनके पीछे की गणित क्या नहीं देखते। अगर आप तथ्य में और आंकड़ों में, हमने आपको ज़रूरत बता दी। ज़रूरत क्या है, कृषि को चाहिए क्या था, सरकार चली भी ठीक थी ना, वो शेर है ना कि बस 1-2 कदम ठीक चले थे और उसके बाद फिर हम रास्ता अपना बहक गए, भटक गए, वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। सरकार के पास अगर तथ्य और आंकड़े देखें तो हमें दिखाई देता है कि केवल 23 फसलें समर्थन मूल्य प्रणाली में आती हैं। भारत में 23 फसलों को एमएसपी मिलता है और इनकी कीमत बाजार में कीमत का बेस बन जाती है, क्योंकि बेंचमार्क प्राइस हो जाते हैं। सरकार जिस प्राइस पर गेहूं या चावल के लिए समर्थन मूल्य तय करती है, या बहुत सारी 23 फसलों के तय करती है, उसमें सारी फसलें सरकार खरीदती नहीं है, लेकिन उनके बेस पर बाजार को ये पता चलता है कि अगर 2400 रुपये 2500 रुपये क्विंटल का रेट तय किया गया तो बाजार में कीमत इसके आसपास या इससे ऊपर होनी चाहिए, तो बेंचमार्क प्राइस होता है। समर्थन मूल्य का अर्थ कभी भी पूरा सरकारी खरीद नहीं है, क्योंकि वो इंडिकेटिव प्राइस भी है मार्केट के लिए। जैसे गन्ने को ले लीजिए, गन्ने का एफआरपी तय किया जाता है, उस एफआरपी सरकार एक एसएपी तय करती है और उसके बाद उस राज्य सरकार उस पर बोनस देती है। गन्ना तो चीनी मिलें ही खरीदती है, सरकार तो नहीं खरीद रही होती, तो वो बाजार में एक प्राइस का इंडिकेटर होता है। करीब 15 फसलों के बाजार में सरकार दखल देती है। 23 में से 15 ऐसी फसलें हैं जिनमें सरकार अपनी खरीद प्रक्रिया के तहत इंटरवेन करती है बाजार में जब भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा गेहूँ और चावल का है। गेहूं चावल का इसलिए है क्योंकि सरकार को खाद्य सुरक्षा के नियमों के तहत बफर स्टॉक बनाने होते हैं। जो 1970-80 के दशक में जो दुनिया में अनाज के संकट आए थे, उसके बाद पूरी दुनिया के देशों ने अपने यहाँ खाद्य सुरक्षा के बफर स्टॉक बनाने शुरू किए थे। तो भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक जरूरतों के लिए खाद्य सुरक्षा का बफर स्टॉक बनाना होता है और गरीबों को सस्ता अनाज देने, मुफ्त अनाज देने की स्कीमों के लिए अनाज चाहिए होता है, वो सरकार खरीदती है और उसके ऊपर वो सब्सिडी का भुगतान करती है FCI को और फूड सब्सिडी का बजट रखती है। सरकार मुख्यतः गेहूँ चावल ही खरीदती है और सामान्य वर्षों में अधिकतम कुल उत्पादन का 40% गेहूं चावल खरीदा जाता है सरकार के पास। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से FCI के और बाकी जगह उपलब्ध हैं। हमें यह भी पता है कि भारत की खेती जीविका प्रधान है। भारत की खेती इंडस्ट्रियल या औद्योगिक नहीं है। पंजाब और हरियाणा को छोड़कर अधिकांश राज्यों में अनाज उत्पादन का 40% हिस्सा भी बाजार में बिकने के लिए नहीं आता, क्योंकि छोटी जोत के किसान हैं, थोड़ा सा ही अनाज बाजार में बिकने के लिए आता है। तो सरकार की अधिकांश सरकारी खरीद जो है वो 2-3 राज्यों तक ही सीमित रहती है, क्योंकि लोग वहाँ इसका इस्तेमाल अपने खाने के लिए करते हैं। अब आप ये चार्ट देखिए जरा सा, जिसमें पता चलता है कि बीते साल में सरकार समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद भी अपनी खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। और ये दिखाता है कि सरकार कितना अनाज खरीदती है और कितनी कोशिश के बाद भी सरकार को पर्याप्त अनाज नहीं मिलता। अब जब कोई ये तर्क दे कि साहब एमएसपी या बाजार में फसल की सही कीमत की गारंटी देने का तर्क सही नहीं है, अरे भाई अभी तो सरकार ही अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही, सरकार को भी अनाज खरीदने की स्थिति की कमी दिखाई दे रही। सरकार को अपना भंडार तो भरने के लिए सही कीमत देने की ज़रूरत होगी। क्रिसिल ने एक आकलन किया, जिस आकलन के हिसाब से 16 फसलों के सरप्लस उत्पादन के समय
सरप्लस शब्द को ध्यान से समझिएगा। 16 फसलों का उत्पादन जब भारतीय बाजार की मांग से ज़्यादा हो और निर्यात की संभावनाओं से भी ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति में उसका निर्यात भी ना हो पाए, क्योंकि निर्यात का बाजार आपके सामने खड़ा और खुलना चाहिए भारत को निर्यात का बाजार, सरप्लस उत्पादन हो, तब सरकार को दखल की ज़रूरत होगी, जिसके लिए 6 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अगर जितना खरीद का हिसाब हम दिखता है हमें सामने, उसमें उससे ऊपर सरप्लस हो। अभी तो सरप्लस है ही नहीं, गेहूं चावल भी सरप्लस नहीं है। और बाकी कौन सी फसलें हैं, दलहन तिलहन, सरप्लस है ही नहीं, क्योंकि हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं, डिमांड से कम है। शुगर केन कभी सरप्लस होता है, कभी नहीं होता, पर आपके पास एक्सपोर्ट है, आपको तो एक्सपोर्ट बंद करना पड़ जाता है। तो भारत में कौन सी ऐसी फसलों का उत्पादन है जिसमें सरप्लस दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, सब्जियां हैं जो कि रीजनल लेवल पर उत्पादन के चक्र का शिकार होती हैं, उनका सरप्लस उत्पादन होता है। अगर आप उन्हें शामिल कर लें तो क्रिसिल का मानना है कि 6 लाख करोड़ के दखल की जरूरत होगी। पर सरकार करेगी क्या? मान लीजिए सरप्लस उत्पादन हुआ भी और सरकार ने फसल की, हाइपोथेटिकली सरकार ने वो अनाज खरीद भी लिया, तो क्या करेगी? बाद में तो उसे बेचेगी ही ना। सही बात है। तो अगर आज सरकार ने वो खरीदा है तो कल वो अनाज बेचा जाएगा, चाहे वो निर्यात के तौर पर G2G में बेच दिया जाए, चाहे वो बाजार में ओपन मार्केट में सेल कर दिया जाए जब जरूरत पड़ती है, जैसे कि सरकार हर साल सेल करती है। तो अगर इन 13 फसलों में दखल की जरूरत पड़ी भी तो 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़रूरत सरकार को नहीं होगी, जबकि बहुत ह्यूज सरप्लस की परिस्थिति बनती है और सरकार को अपनी बाजार में इंटरवीन करना पड़ता है। अब इस राशि को आप 3 गुना कर दीजिए किसी स्थिति में, तब भी यह राशि शुभम किसान सम्मान निधि से दी जाने वाली राशि से कम है। किसान सम्मान निधि पर जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, उसके उतनी राशि में सरकार इस प्रणाली को बेहतर ढंग से लागू कर सकती है। किसान सम्मान निधि किसान मांगने नहीं आए थे, सरकार ने अपने आप दी, मगर वो फसल की सही कीमत मांगने आए हैं और वो इसे मांग रहे हैं। भारत ही नहीं, यूरोप और अमेरिका के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ पर पानी और पर्यावरण संबंधी सख्ती के कारण अब फसल के उत्पादन में कमी हो रही है। अमेरिका में जो नए नियम आए उसके मुताबिक पानी की खपत कम की जा रही है। यूरोप में मवेशी पालन पर, पशुपालन पर और पर्यावरण संबंधी नियमों के कारण किसानों के उत्पादन में कमी हो रही है। पूरी दुनिया के आकलन मान रहे हैं कि अगले 4 या 5 साल के दौरान पूरी दुनिया में अनाजों का उत्पादन भी कम होगा और पशु उत्पादों का उत्पादन भी कम होगा, क्योंकि फसलें बदल रही हैं। अमेरिका में तो पूरा 1980 के बाद एक पूरा शिफ्ट आ गया और किसान जो छोटी फार्मिंग थी, जो कि फैमिली ओन्ड फील्ड्स थी, वो बड़े फार्म में बदल गई। यूरोप में भी अब यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अगर आप दुनिया के कृषि बाजार को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें कि आप दुनिया के किसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बैठे हों, आप शिकागो में बैठे हों या आप लंदन में बैठे हों और वहाँ से बाजार को देखें, तो आपको वहाँ कोई भी व्यक्ति कहेगा कि सरकार को वो सब कुछ करना चाहिए जिससे भारत में सरप्लस उत्पादन हो। वो सब कुछ करना चाहिए जिससे भारत में अनाज का सरप्लस उत्पादन हो, जिससे कि भारत को निर्यात के बाजार में जाने का मौका मिले। वो एक कहेगा आपसे कि वक्त ऐसे इस तरह की करवट ले रहा है कि कृषि कमोडिटी के बाजार में भारत ताकत बन सकता है। हमने उस ताकत का एक नज़ारा भी हाल फिलहाल के वर्षों में देखा है। 2023 में भारत ने जब चावल का निर्यात रोक दिया तो WTO तक शिकायतें गई, दुनिया के खाद्य बाजार हिल गए। चीन इस समय कमोडिटी बाजार की बड़ी ताकत बना हुआ है। भारत भी निर्यात की कमाई से किसानों की जेब, निर्यात की कमाई लाकर एक्सपोर्ट बढ़ाकर किसानों की जेब तक उनकी आय बढ़ाने में उसकी मदद ले सकता है। और उत्पादन मूल्य और बाजार का ही रिश्ता सबसे सत्य है, इसके अलावा दुनिया में कोई रिश्ता सत्य नहीं है। ये माना जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यूएशन है मार्केट में, वही सबसे बड़ा सत्य है। ध्यान रखिए, सरकार हर तरह से उद्योगों के लिए इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करती है, उसे स्थापित करने की कोशिश करती है, उसे तोड़ती नहीं। सरकार कंपनियों को गैस की कीमत की गारंटी देती है, कमीशन बनाया जाता, तय किया जाता, गैस की ही कीमत होगी और उसी कीमत पर गैस बिजली कंपनी भी खरीदेगी, फर्टिलाइजर कंपनी भी खरीदेगी, CNG बेचने वाली कंपनी खरीदेगी। जहां सब्सिडी देनी होगी सरकार अपनी जेब से देगी। सरकार तेल कंपनियों के लिए तेल की कीमत की गारंटी देती, सब्सिडी अपनी जेब से देती है। उद्योगों को टैक्स में प्रोत्साहन और सस्ते कर्ज के जरिए मुनाफा बढ़ाने के मौके देती ताकि उनकी लागतें कम हो सकें। GST के तहत उन्हें कच्चे माल पर लगने वाला टैक्स वापस किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सहित जितने भी 2 दर्जन से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं उनके लिए सरकार बजट से प्रोत्साहन दे रही है उत्पादन बढ़ाने के लिए, जिसको कि हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कहते हैं, PLI कहते हैं। इस तरीके की गारंटी देती। जब इस पर कोई सवाल नहीं उठता और उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उत्पादन बढ़ने से आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, निवेश होगा, खपत बढ़ेगी, तो फिर कौन सा उत्पादन या कौन सी आर्थिक गतिविधि ऐसी नहीं होगी जो अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मांगेगी।
और वो सही मूल्य मांगने में भारत की अर्थव्यवस्था को मिलने वाले फ़ायदे स्पष्ट हैं। सरकार भी कहती आई है कि किसानों की आय बढ़ानी है, उसे उनके उत्पाद के लिए बाज़ार तैयार करना है, तो बाज़ार तैयार कीजिए। उत्पादक अगर उसे सही कीमत मिलती है उत्पादक को, तो उसके लिए उसका सबसे बड़ा सम्मान है। किसान का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उसे उसकी फसल की सही कीमत मिल जाए। सच्चाई ये है कि अभी हम WTO की बैठकों में थे, चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, दुनिया का बाजार भारत की कृषि उपज मांग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कृषि उत्पादों की मांग आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगी, जबकि भारत का बाजार ग्रामीण क्षेत्र में खपत और आय में बढ़ोतरी मांग रहा है। दोनों तरफ, एक तरफ दुनिया के बाजार खड़े हैं जिन्हें भारत की उपज चाहिए, दूसरी तरफ भारत की कंपनियां खड़ी हैं जिन्हें भारत के रूरल एरिया में डिमांड और इनकम में बढ़ोतरी चाहिए। फिर मुश्किल क्या है? वही मेरा सवाल था सर कि जब बजट में पैसा है, उससे ज़्यादा आप सम्मान निधि दे रहे हो, मांगे हैं, अगर आप खरीद लोगे तो वो बिक जाएगा, निर्यात है, सब कुछ तो इतना पॉजिटिव, फिर प्रॉब्लम क्या है? अब सरकारें बड़ी अजीब शय हैं शुभम। फ्रीडमैन कहते थे कि आप अगर सहारा रेगिस्तान को सरकार को सौंप दें तो 5 साल में वहाँ रेत कम पड़ जाएगी। तो सरकारों के काम करने के तौर तरीके बड़े अनोखे हैं। और फ्रीडमैन ये बात बड़ा दिलचस्प ढंग से कहते थे कि सरकारों के समाधान किसी समस्या से ज़्यादा बुरे होते हैं। इस सवाल का जवाब हमें भी नहीं पता है कि आखिर सरकार सब जानते हुए ऐसा क्यों कर रही। आपको पता हो तो आप बताइए हमें। हमने आपके सामने तथ्य रखे हैं। इस कार्यक्रम में नीचे टिप्पणी करिए, बताइए कि क्या वजह है कि सरकारें सोचती सही और करती दूसरा है। तथ्य कुछ और बताते हैं, बाजार कुछ और कह रहा है, और उसके विपरीत जाकर सरकारें ऐसा क्यों करती हैं। चुनाव का समय है, मौका मिले तो अपने आसपास अपने नेता से, अपने सांसद जो आपसे वोट मांगने आए उनसे पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तथ्य हमने आपके सामने रख दिए, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप ही समाधान बताइए, हम उस समाधान को लेकर आगे पहुंचाएंगे। और जो भी समाधान आप लोग बताएंगे उसको हम अगले इकोनॉमिकम में जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या समाधान हमारे दर्शकों ने, हमारे श्रोताओं ने बताए। आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब की बारी। अनुराग शर्मा का सर एक सवाल आया, कह रहे हैं कि पानी संकट एक बड़ी समस्या है क्योंकि भारत को पानी संरक्षण और पानी की बर्बादी के लिए सख्त नीति भारत में नहीं है। क्या ऐसे नियम बनने चाहिए हार्वेस्टिंग के? अब भारत में 2 बार ये प्रस्ताव आया पिछले 3 साल में। कम से कम 2 दस्तावेज तो ऐसे नीति आयोग से आया कि भारत में पानी की सही कीमत तय की जानी चाहिए। भी तो पानी का मूल्य तय नहीं, कृषि में, उद्योग में, घरों में पानी की बर्बादी और पानी की वेस्टेज रोकने के नियम तय नहीं है। पर केवल पानी की वेस्टेज या पानी पर सही कीमत लगाने के से काम नहीं चलेगा। भारत में पूरी वाटर क्राइसिस के कई सारे आयाम हैं। और मैं ये कहूँगा कि टीम से कि एक पुराना, शायद 1-1.5 साल पुराना इकोनॉमिकम है पानी के ऊपर, जिसमें हमने विस्तार से आपको बताया था कि कैसे भारत फसलों के साथ पानी का निर्यातक भी हो रहा है। भारत में पानी की खपत को कम करने, उसकी सही कीमत वसूलने के नियम नहीं है। पिछले 10 साल में करीब 2-3 प्रस्ताव ऐसे आए थे जिसमें सही मूल्य लगाने की, सही वाटर प्राइसिंग पॉलिसी लाने की बात कही गई थी। प्रस्ताव अभी भी क्रियान्वित नहीं हो पाए हैं। पानी की समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, क्या हो सकता है, हमने इस पर विस्तार से इकोनॉमिकम किया था। हम ढूंढकर उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाएंगे, जहां पे समझ सकते हैं कि पूरा पानी का अर्थशास्त्र किस तरह से गति कर रहा है और भारत उस बाजार में कैसे अपने आप को खड़ा पाता है। बिल्कुल, जब ये YouTube पर अपलोड होगा इकोनॉमिकम, तब आपको उसका लिंक मिलेगा, क्योंकि ऐप पर नहीं है। ऐप पर मैं आपको उसका थंब और टाइटल जो है वो ये सामने आप देख रहे हैं, ये जाकर आप YouTube पर ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा सवाल विष्णु जी का है, कह रहे हैं भारत का रक्षा निर्यात तो बढ़ रहा है लेकिन दुनिया में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है। निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? रक्षा निर्यात बेहद सीमित है। भारत को तो अपना रक्षा उत्पादन में जो पिछले 5-6 सालों में हमने काम देखा वो आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए थी। डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं और बहुत पेटेंटेड और बहुत खास टेक्नोलॉजी है जो खास देशों के पास है। जैसे एवियनिक्स को ले लीजिए, जैसे आप डिफेंस के एवियनिक्स से डिफेंस की एविएशन टेक्नोलॉजी ले लीजिए। दुनिया में 3 ही 4 प्रमुख देश हैं जिनके पास वो तकनीकें उपलब्ध हैं। रशिया के पास, कुछ हद तक ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास और यूएस के पास। तो भारत का जो भी रक्षा उत्पादन है वो बुनियादी बेसिक उत्पादों में है, जो सहायक उत्पादों को लेकर है। और उसमें भी चूँकि भारत अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, उन चीज़ों का उत्पादन बढ़ाना चाहता है, तो हम उस तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। ये चुनौती ये है कि भारत ने रक्षा उत्पादन में शुरुआत काफ़ी देरी से की, क्योंकि रक्षा उत्पादन में जिन चीज़ों पे हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, रक्षा की ज़रूरतें और वारफेयर का पूरा तौर तरीका कम से कम उससे 3 जनरेशन आगे जाकर खड़ा हो गया, जहां हाईटेक वार्स की परिस्थिति और जहां भारत की निर्भरता अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो निर्यात अभी सीमित स्तर पर ही हो पाएगा। कोशिश हो कि भारत अपनी ज़रूरतों के रक्षा साजो सामान को पहले खुद भारत में बनाने लगे। कम से कम हाईटेक नहीं, एवियनिक्स ना हो, बड़े रक्षा उपकरण ना हो,
कुछ छोटे उपकरण भी भारत में बनने लगे तो आयात का पर होने वाला खर्च कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में क्या है खास? अगर आपने मनी9 का ऐप डाउनलोड किया है तो उस पर एक नई सुविधा आपको दिखी होगी, नहीं होगी तो जाकर स्क्रॉल करिए, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और पूछे का बटन दबाएंगे तो आपको अब एक ऐसी सुविधा मनी9 के सुपर ऐप पर मिल रही है जो शायद पहले कहीं नहीं मिलती थी। हेलो मनी9 पर आप आते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, बात करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि किसी खास विषय पर आपको अपने लिए सलाह चाहिए, व्यक्तिगत रूप से सलाह चाहिए, तो मनी9 के उस सुपर ऐप के पूछे बटन पर जाइए। जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आपको सवाल पूछना है, बीमा के बारे में, शेयर के मामले में, उसे क्लिक करिए, सामने आपको एक्सपर्ट्स की एक सूची दिखाई देगी, उसमें अपना एक्सपर्ट चुनिए, उस एक्सपर्ट के बारे में पढ़ भी लीजिए कि वो क्या करता है, उसकी क्या प्रोफाइल है, और अपना सवाल उसके पास भेज दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल को उस एक्सपर्ट से जवाब लेकर आप तक पहुँचाएगी। उसी सुपर ऐप पर आपके इनबॉक्स में आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा, और ये व्यवस्था इसलिए है ताकि लगातार आप अपने सवालों के जवाब किसी भी समय 24 घंटे में हासिल कर सकें। उसके लिए आपको हेलो मनी9 के शो का इंतजार न करना पड़ सके और आपकी समस्याओं का समाधान तत्काल, निवेश संबंधी और सवालों का और समस्याओं का समाधान तुरंत मिल सके। तो मनी9 के सुपर ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत डाउनलोड करिए और हमारे एक्सपर्ट्स को चुनिए। देश के सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। अपना सवाल आप बोलकर, लिखकर, फोटो देकर, आप आवाज़ में किसी भी तरह से रिकॉर्ड कराकर दे सकते हैं, हम आपको उसका जवाब उपलब्ध कराएंगे। तो ये खास सुविधा आ चुकी है, मनी9 के सुपर ऐप पर डाउनलोड कीजिए, अपने सवाल किसी भी वक्त पूछिए, किसी भी मुद्दे पर पूछिए, स्टॉक्स पर पूछिए, इंश्योरेंस पर पूछिए, टैक्स पर पूछिए, म्यूचुअल फंड पर पूछिए। एक्सपर्ट भी आप अपने मन का चुनिए, सवाल भी आप तुरंत पूछिए, किसी भी समय पूछिए। आगे बढ़ते हैं सर, कोई किताब या वेब सीरीज? जिन लोगों को विज्ञान में, भौतिकी में, खासतौर से क्वांटम मैकेनिक्स से फिजिक्स में दिलचस्पी है, इन विषयों में, और कई सारे नए प्रयोग हो रहे हैं। मैंने नई किताब मंगाई है, बड़े लेखक हैं फिजिक्स की और क्वांटम फिजिक्स की दुनिया के, मिचियो काकू, उनकी नई किताब आई है, बेहद दिलचस्प किताब है। उसका नाम है क्वांटम सुप्रीमेसी, हाउ क्वांटम कंप्यूटर्स विल अनलॉक द मिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एड्रेस ह्यूमैनिटीज़ बिगेस्ट चैलेंजेस। क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद दुनिया की कंप्यूटिंग किस दिशा में चली जाएगी? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से सुन रहे हैं, हमने किताब के बारे में आपको बताया था, अलाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में। उसके साथ अगर इस किताब को पढ़ेंगे आप, अलाइनमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग को, तो आपकी की सोच समझ का और तकनीक की दुनिया किस दिशा में जाएगी, इस बारे में आपको बिल्कुल नए तरीके की सूचनाओं से, नए तरीके के परिदृश्य से, पर्सपेक्टिव से आपको परिचय होगा। पिछले एपिसोड में कुछ लोगों ने ये जिक्र किया कि जिस पुस्तक का जिक्र हमने किया था, उस पुस्तक का कवर टाइटल शायद उस वीडियो में नहीं था, उसको भी हम यहाँ लगा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है पावर एंड प्रोग्रेस, 1000 ईयर स्ट्रगल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रॉस्पेरिटी। सिमन जॉनसन एंड डारोन एसिमोग्लू की विलक्षण किताब है ये। और डारोन एसिमोग्लू को आप जानते रहे हैं वाई नेशंस फेल के नाम पुस्तक से, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में नई किताब है उनकी। इसे भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। खासी मोटी किताब है, लेकिन एक बार अगर आप इससे जुड़ेंगे ना तो फिर आपको इसे छोड़ने का मन नहीं होगा। तो ये थी किताब। आज के इकोनॉमिकम में इतना ही। बहुत शुक्रिया अंशुमान जी आपका। आप लोगों का शुक्रिया देखने के लिए। अपने सवाल सुझाव भेजिए। अगले हफ्ते फिर आऊँगा इकोनॉमिकम का नया संस्करण लेके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।